अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का खैर मकदम है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का 28 सितंबर को हैदराबाद दौरा, इंतजामात का जायजा। ओवैसी का मोदी पर तनकीद, मणिपुर में तशद्दुद की सूरत हाल नजरअंदाज। बिहार में जमीन के सर्वे के लिए नीतीश कुमार हुकूमत का अहम फैसला। हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को 280 रनों से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने 2 अक्टूबर से नए डिजिटल राशन कार्ड के लिए दरखास्त कबूल करने का ऐलान किया है, लेकिन अवाम में अहम सवालात और शुकूक व शुबहात मौजूद हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत जायज़ा इजलास के बाद इस फैसले का ऐलान किया गया। ताहम अभी तक दरखास्तें देने के तरीक़ाकार और अहल अफराद के बारे में वसाहत नहीं की गई। अवाम जानना चाहते हैं कि आया दरखास्तें ऑनलाइन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दफातर के जरिए जमा की जाएंगी, और क्या इन अफराद को दोबारा दरखास्त देनी होगी जिनके पास पहले से राशन कार्ड मौजूद हैं। हुकूमत के इस इक़दाम के हवाले से मालूमात की कमी ने मुस्तहक़ अफराद में उलझन पैदा कर रखी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही वाज़ेह हिदायत जारी की जाएगी। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने 28 सितंबर को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हैदराबाद दौरे के इंतजामात का जायजा लेने के लिए ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। उन्होंने बताया कि मोहतरमा मुर्मू अपने एक रोज़ा दौरे के दौरान नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के कन्वोकेशन की तकरीब में शिरकत करेंगी और शाम को नीलाइम में इंडियन आर्टिस्ट फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगी। चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान को हिदायत दी कि तमाम इंतजामात को पहले से यकीनी बनाएं और महकमों के दरमियान मौसर तालमेल के साथ इन पर अमल दरामद करें। AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा है कि उन्होंने मणिपुर का दौरा नहीं किया, जबकि वहां ख़वातीन की इस्मत रेज़ी और तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं। हैदराबाद में एक इजलास के दौरान ओवैसी ने सवाल उठाया कि वज़ीर आज़म मोदी को मणिपुर की हालत की फ़िक्र क्यों नहीं है, लेकिन वह रूस यूक्रेन जंग रुकवाने में मसरूफ़ हैं। ओवैसी ने कहा, हमारे मोदी जी तकरीबन 1 साल से मणिपुर जल रहा है, मगर आपको घर की फ़िक्र नहीं है। उन्होंने बंडी संजय के दीनी मदारिस से मुताल्लिक़ मतनाज़ा तबसरे की भी मज़म्मत की, जिसमें कहा गया था कि वहाँ बच्चों को हथियार चलाने की तरबियत दी जाती है। ओवैसी ने इस तबसरे को इस्लामोफोबिया करार देते हुए पूछा कि बीजेपी के इस रुकन को मुसलमानों से नफ़रत क्यों है। उन्होंने ये भी कहा कि मरकज़ी वज़ीर को मणिपुर जाना चाहिए, जहाँ की पुलिस के हथियार छीन लिए गए हैं। ओवैसी ने मुजव्विज़ा वक्फ़ तरमीमी बिल पर भी तशवीश का इजहार किया, जिससे मुसलमानों के हुकूक मुतासिर होने का खदशा है। और ये करीमनगर का इनका कैबिनेट का मंत्री AK-47 सिखाया जाता कहते। अरे तू कह का होम मिनिस्टर है, उस मदरसे में AK-47 निकाला तू। मणिपुर में 800 हथियार पुलिस के लेके भाग गए, अब तक नहीं मिले। अरे जाना वहां पे मणिपुर को तू। मोदी नहीं गए मणिपुर को। वहां पर ईसाई लोगों का, महिलाओं का, खवातीन का रेप हुआ। 1-2 नहीं, 100 की तादाद में। पुलिस के जहां हथियार रखा जाता है वहां से 800 हथियार लूट के भाग गए। हम लोग बोलते ना, ख्वाजा का लंगर है, लूट के जा। पूरे हथियार लूट के भाग गए। इन्हों बोरे मदरसों में AK-47। जरा मणिपुर को जाओ मंत्री जी, अच्छी सिक्योरिटी रख के जाना। मान नहीं जाएंगे, मगर हमारे मोदी जी क्या किए? मणिपुर जल रहा है, पिछले 1 साल के करीब हो गया। यूक्रेन की जंग बंद कराने के लिए NSA को भेजे, पुतिन के पास, ज़ेलेंस्की के पास। मोदी जी, घर में आग लगी उसको तो बुझाओ। घर में आग लगी, घर की फिक्र नहीं है। यूक्रेन में जंग नहीं होना। क्या एक्टिंग करते, वाह। वहां ज़ेलेंस्की के पास गए, हाथ पकड़ लिए, बहुत खराब हुआ, इतने बच्चे मर गए। ओह। मोदी, मणिपुर में 100 की तादाद में ईसाई औरतों की अस्मत रेजी की गई। चर्चिस, 100 से ज्यादा चर्चिस को जला दिया गया।
आप वहां क्यों नहीं जाते मोदी जी? नहीं, यूक्रेन की जंग बंद कराएंगे, पुतिन से मिलेंगे। क्या बात है, घर जल रहा है मगर घर की फिक्र नहीं। मगर पड़ोसी के घर में झांक रहे, क्या पकड़ा देखता हूं जरा। मोदी जी ये झांकना छोड़ दो, अच्छा नहीं है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जश्न मनाने के तरीक़े पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि जश्न के दौरान अदब एहतराम को नज़रअंदाज करना और डीजे पर रक़्स करना गैर मुनासिब है। ओवैसी ने मुसलमानों से अपील की है कि वह आइंदा साल जश्न मिलाद में डीजे का इस्तेमाल न करें और ऐसे अफराद को मोहब्बत से समझाएं कि ये तरीक़े हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि दीगर अक़वाम की तक़लीद करते हुए मुसलमान अपनी सक़ाफ़त को खो रहे हैं और इसके नतीजे में माशरती तबाही का सामना कर सकते हैं। ओवैसी ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर निकाले जाने वाले जुलूसों में डीजे का इस्तेमाल मुसलमानों की बदनामी का बास बन रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो डीजे के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाएं और इसमें खर्च होने वाले रकम को फलाही कामों में लगाएं। उन्होंने मुल्क में जारी नफरत के मुजाहरे पर भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि कुछ अफराद की जानिब से मुस्लिम इलाकों को पाकिस्तान करार देने जैसे बयानात काबिल अफसोस है। एक दूसरे से एक महल्ले का ग्रुप दूसरे महल्ले को, उन्हें कौन लड़ ले रहे आप? अरे जिंदा बच्चियों को दफनाते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म किया। लोग कबीलों में लड़ते थे, आका ने कहा तुम भाई हो, दो भाई लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? नहीं, तू बहुत बच्चों को लेके आ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारा लगा रहे हो, लड़ रहे। कभी तो ख्याल रखो, इतनी तो हया रखो। दुनिया तुमको देखकर हंस रही है, पत्थर मार रहे घरों पर। क्या कर रहे तुम? बाज लोग मुंह में पाकिट है, मुंह में डाल रहे हो। क्या है? इन्हें हंसने की बात नहीं है। सिगरेट फूक रहे, या रसूल अल्लाह। तुम सिगरेट पी के या रसूल अल्लाह बोलोगे? पाकिट डालकर या रसूल अल्लाह बोलोगे? ये तुम्हारी मोहब्बत है? बेशर्मा, तुम अपने बाप के सामने सिगरेट पी सकते? तुम अपने बाप के सामने नाच सकते? और तुम किसका नाम लेकर नाच रहे थे उस दिन, जो हमको हशर के मुंह की शिफात से हम जहन्नम में नहीं जन्नत में जाएंगे। नौजवानों, तुम क्या गड़े में गिर रहे हो? बर्बाद हो जाओगे तुम अगियारों की तहजीब को अपना रहे हो। तुमको फख्र नहीं है तुम मुसलमान हो? तुमको इस बात का इत्मीनान नहीं है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं? तुमको इस बात का गुरूर नहीं है कि हम जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलते रहेंगे उस वक्त तक दुनिया में कयामत नहीं आएगी? क्या कर रहे तुम लोग? क्यों कर रहे तुम ये? क्या हो गया तुम लोगों को? क्या तुम फलस्तीनियों की तरह बर्बाद होना चाह रहे हो? बोलो, क्या तुम लीबिया में जो बर्बादी होना चाहते हो? क्या तुमको दिख नहीं रहा है अतराफ में तुम्हारे क्या हो रहा है? मगर नहीं, हैदराबाद में तुम्हारी ताकत सियासी जमात है, तुम्हारी दुआओं से तो हम जो चाहे कर लेंगे। नहीं नौजवानों, बदलो अपने आप को। अगर तुम नहीं बदले तो याद रखो तुम अपनी खबर को खोद रहे हो, तुम गैरों की तहजीब को अपना रहे हो। अरे कम से कम जुलूस में तो डीजे नहीं, बल्कि मैं तो तेलंगाना हुकूमत से ये अपील करूंगा, किसी भी मजहब का जुलूस हो उसमें कोई डीजे नहीं आना चाहिए। चाहे मुसलमानों का हो, हिंदू का हो, किसी का भी हो, क्यों डीजे होना चाहिए? रिलीजियस प्रोसेशन में डीजे का क्या काम? अगर किसी को डीजे होना तो जाओ, जाके उन क्लबों में बैठो जहां पर फहिशा हरकतें होती है, जहां पर रंगा नाच होता है। मगर कम से कम मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, हमारे आका रहमतुल आलमीन का नाम लेकर तो तुम मत नाचो। ऐसा उछल रहे हैं। क्या हो गया तुम लोगों को? तुम इस तरह उछल रहे हो।
तेलंगाना के नलगुंडा जिले में एक प्राइवेट स्कूल ने फीस अदा न करने पर नर्सरी की 2 तालिबात को क्लासरूम में बंद कर दिया। यह वाकया देवराकोंडा के लिटिल फ्लावर स्कूल में पेश आया, जहां तालिबात चित्रा और यूकेजी की जानवी को दोपहर के छुट्टी के बाद बंद रखा गया। जब वालिदैन ने अपने बच्चों को देर तक न आने पर स्कूल का रुख किया तो उन्हें बताया गया कि दोनों की फीस अदा नहीं की गई है, इसलिए उन्हें घर जाने नहीं दिया जाएगा। स्कूल स्टाफ ने वाजे किया कि फीस अदा किए बगैर बच्चों को छोड़ा नहीं जाएगा। वालिदैन ने इस गैर इंसानी सलूक पर बरहमी का इजहार करते हुए रिश्तेदारों और तलबा तंजीमों के कायदीन को तलब किया और स्कूल के सामने एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज के बाद बिलाखिर बच्चों को छोड़ दिया गया। यह वाकया स्कूल के इंतजामिया के गैर जिम्मेदाराना रवैये को उजागर करता है और वालिदैन के जानिब से सख्त रद्द अमल का बास बना है। తల్లిదండ్రులకు ఇంటిమేషన్ కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయకుండా మరీ స్కూల్లో బంధించి పెట్టడం అనేది చాలా దారుణమైన చర్య అని, అదేవిధంగా ఇటు యొక్క లిటిల్ ఫ్లవర్ స్కూల్కి ఎటువంటి బిల్డింగ్ అనుమతులు కానీ ఎటువంటి అనుమతులు కానీ లేకున్నా అధికారుల అండదండలతో విచ్చలవిడిగా నడుపుతున్నాడు. అక్కడ చూస్తే లిఫ్ట్ది కూడా అది తీసి ఉన్నది, అది పెద్ద గుంత ఉన్నది. చిన్న చిన్న పిల్లలు వాళ్ళు పడి రేపటి రోజు వాళ్ళ ప్రాణాలకు ఏదైనా హాని జరిగితే మరి ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారనేది మరి మేము ఈ విధంగా మేము తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఇట్టి అమానుషమైన సంఘటనకి పాల్పడ్డ లిటిల్ ఫ్లవర్ ప్రిన్సిపాల్ మరియు వాళ్ళ మేడం రమ్య మేడం ఇద్దరిపై కఠిన చర్యలు తీసుకొని తక్షణమే స్కూల్ గుర్తింపును రద్దు చేసి చర్యలు తీసుకోవాలని। बिहार में जमीन सर्वे के हवाले से नीतीश हुकूमत आवाम के मफाद में बड़ा इकदाम उठाने जा रहे हैं। 21 सितंबर को पूर्णिया में रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म महकमे के वजीर दिलीप जायसवाल ने ऐलान किया है कि ज़मीन के कागजात तलाश करने और तैयार करने के लिए आवाम को 3 माह का वक्त दिया जाएगा। इसके बाद एक जामे सर्वे किया जाएगा। दिलीप जायसवाल ने कहा, इन 3 महीनों में हम तमाम अवामी नुमाइंदों और ज़मीन के मालिकान के साथ मुलाकातें करेंगे ताकि मसाइल को समझा जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि उन्होंने अपने महकमे के तमाम CEOs को पटना बुलाया और उन्हें हिदायत दी कि वो अपने आदात को बेहतर बनाएं, वरना वो किसी को माफ़ नहीं करेंगे। ये फैसला बिहार में ज़मीन के मसाइल को हल करने के संबंध में एक अहम कदम है जो आवाम की सहूलत और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहमियत रखता है। ये न्यूज अभी तक मैंने नहीं दिया है किसी को, कल हम देने वाले थे, आपने पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने समझा कि जनता को शुरू में परेशानी हो रही है कागजात ढूंढने में, क्योंकि सभी लोग सोच रहे थे कि सब हमारा ठीक ठाक है। एक अच्छा ये भी है कि जिसका बाल बच्चा बेटा बेटी बंगलौर दिल्ली बम्बई पढ़ता है, आज माँ बाप थोड़ा कष्ट सह के कागजात तो बना देगा, नहीं तो 10 साल बाद उसका बेटा बेटी बम्बई दिल्ली से आके वो कागजात भी नहीं बनाएगा। तो थोड़ा कष्ट तो हो रहा है, लेकिन कष्ट जनता को हो रहा था तो जनप्रतिनिधि को भी कष्ट हुआ। तो हमने एक फैसला लिया है, 1-2 दिन में पत्र निकाल देंगे कि अभी हम 3 महीना उनको कागज ढूंढने का, कागज तैयार करने का पहले समय देंगे, तब हम सर्वे का डिक्लेरेशन स्टार्ट कराएंगे। 3 महीना में हम सभी जनप्रतिनिधि के साथ बैठेंगे और बैठ करके हम इस बात को समझेंगे और रैयत के साथ भी बैठेंगे जो जमीन के मालिक, और अपने विभाग को भी हमने सभी CO को पटना बुलाया। हमने सख्त हिदायत दे दिया है कि अपनी आदत में सुधार लाओ, नहीं तो दिलीप जायसवाल किसी को बकसने वाला नहीं, और विभाग में भी सुधार लाऊंगा, मैं किसी को बकसने वाला नहीं, और रैयत को भी जो जमीन के मालिक हैं, घर के मालिक हैं, उनको भी हम 3 महीना का समय अभी देंगे जिससे कि वो कागजात तैयार कर लेंगे। एक कैथी लिपि को लेकर, कैथी लिपि के लिए मैंने कहा कि कैथी लिपि का भी ट्रेनिंग बनारस और सारे लोगों से, क्योंकि एक आदमी उर्दू नहीं जानता है, कैथी नहीं जानता है, तो कल जो कैथी जानने वाला है दूसरे पार्टी से 50,000 रुपया लेकर के गलत पढ़ दे तो एक आदमी के साथ तो अन्याय हो जाएगा। तो वो भी एक समस्या था। तो हमने अपने अभी हमारा जो है करीब 100 से ज्यादा अधिकारी इसका विशेष ट्रेनिंग कैथी लिपि का ले रहे हैं, और रैयत से कोई गलत नहीं बता दे, इसलिए ओ या हरसई दुर्गई कैथी में कैसा होता है उसको हम डिस्प्ले करेंगे, जिससे कि वो मिला भी ले कि ये आदमी सही कैथी बोल रहा है। तो प्रत्येक CO ऑफिस में हम मुखिया को, सरपंच को, सब जगह वो एक भेजेंगे कैथी लिपि का हिंदी में और कैथी क्या होता है। तो ये सारा चीज करने में समय लगता है,
तो ठीक इनका भी आया था ये विचार। मैं देखा इनका जब भी कुछ आता है तो सिंहेश्वर स्थान के लिए बोले, मैंने तुरंत ये किया, राजकीय उसको ये करना था। इनका आया तो ये जनता से चूंकि जुड़े हुए हैं तो हमें लगा, बहुत जगह और भी बहुत जगह से खबर आया, तो अभी हम 3 महीना के लिए जनता को समय दे रहे हैं। सर्वे होगा, सर्वे इसलिए होगा कि जमीन का एक बार अगर भविष्य तय हो जाएगा तो थाना में 60% विवाद रुक जाएगा। सिविल कोर्ट में दादा केस करता है सिविल सूट तो पोता को जजमेंट मिलता है, और बेचारा जमीन का मालिक जो है न्याय पाते पाते ऊपर चला जाता है। बंगाल ऐसे जगह में जहां कम्युनिस्ट का शासन जिस वक्त था 10 साल पहले, सर्वे हो गया और बंगाल में सारा चीज डिजिटल है, उड़ीसा में सारा चीज डिजिटल है, मध्य प्रदेश में डिजिटल है, सब जगह डिजिटल है। तो थोड़ा कष्ट तो होगा, लेकिन जो अभी जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक बार 3 महीना का समय और विभाग को हिदायत कि कागजात तुम्हारे पास है तो तुम मांग क्यों रहे हो रैयत से भाई? अगर कागजात नहीं था तो ऑनलाइन रसीद कैसे काटे? तो ये सारी बातों का हल राजस्व मंत्री के रूप में, एक आम जनता के रूप में, पहले राजस्व मंत्री को एक आम जनता होना चाहिए, तो मैं एक आम जनता हूं और इसीलिए 3 महीने का समय हम देंगे। सर्वे होगा, क्योंकि जो जमीन माफिया है या जिन्होंने अतिक्रमण कर लिया है वो लोग ज्यादा रिमर उड़ा रहे हैं कि सर्वे बंद हो जाए, क्योंकि 52,000 एकड़ जमीन हमारा सरकारी जमीन, 50,000 से ऊपर एकड़ जमीन हमारा अतिक्रमण और माफिया के पास है। तो सर्वे होने से वो भेद खुल जाएगा। लाखों करोड़ की संपत्ति सरकार की, इसलिए हमने ये कहा है कि सर्वे अगर डीएम का ऑफिस है तो डीएम को भी कराना पड़ेगा, एसपी का ऑफिस है तो एसपी को भी, सभी लोगों को अब जो सरकारी अस्पताल से लेके सरकारी जमीन से लेके सरकारी ऑफिस, सरकारी निवास, अब सबका दाखिल खारिज होगा। कमल हसन ने हफ्ते को एक बयान में कहा, एक मुल्क एक इंतखाब की तजवीज़ ख़तरनाक है। उन्होंने कहा कि इसकी खामियां कई ममालिक में नुमाया है, इसलिए हिंदुस्तान में इस तरीक़ाकार को अपनाने की ज़रूरत नहीं है। कमल हसन ने बगैर किसी पार्टी या लीडर का नाम लिए कहा, अगर 2014 और 15 में एक साथ इंतखाब होते तो इसकी एकतरफ़ा नताइज निकलते, जिससे तानाशाही, इजहार राय की आज़ादी में कमी और एक लीडर के उरूज जैसे मुज़र असरात मुरत्तिब होते। उन्होंने कहा कि हम इस बीमारी से बच गए जो कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक थी। ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்றெல்லாம் சொல்வது எவ்வளவு ஆபத்தான பேச்சு! கோவிடை விட கொடுமையான ஒரு நோயிலிருந்து தப்பித்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அதனால என்னங்க, ஒரு சீரா எல்லாம் நடக்கட்டும்ங்கிறதுக்காக தானே சொல்றாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னு. அதை செஞ்சு பாருங்களேன் எக்ஸ்பெரிமெண்டா. எல்லா டிராஃபிக் லைட்டும் ஒரே நேரத்தில் பச்சை ஏறிட்டுமே. ஏன் மாற்றி மாற்றி ஒரு இடத்த நிறுத்தி பிடிச்சிக்கிட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு வழிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டிராஃபிக்கை போகணும்னு சொல்லி அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறத நிறுத்தி வைக்கிறதுக்கு காரணம் யோசிக்க டைம் வேணும். எல்லாரும் அவசரத்தில் இருப்பாங்க. அந்த யோசிக்கும் நேரத்தை வாக்காளனுக்கு கொடுக்க வேண்டும். ஏன் ஆட்சி பீடத்தில் அமர்பவனுக்கு கூட யோசிக்கும் நேரம் கொடுக்க வேண்டும். அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு இதை செஞ்சாதான் அங்கே வழி விடுவாங்கங்கிற பயம் வேண்டும் அவர்களுக்கு. आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मवेशी की चर्बी और मछली का तेल पाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जिसके बाद सियासी दर्जे हरारत भी बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि लड्डू में काबिल एतराज़ मवाद का होना किसी सूरत में मुनासिब नहीं है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी ये बातें किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। ये धोखाधड़ी भक्तों के लिए भी नामुनासिब है, क्योंकि लोग बड़े खुलूस और अकीदत के साथ मंदिर जाते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो भी शख्स इस मामले में कसूरवार हैं उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में कई मरकज़ी वज़रा और आंध्र प्रदेश कांग्रेस के सदर वाएस शर्मिला ने भी सीबीआई जांच का मुतालबा किया है, जिससे वाज़ेह होता है कि यह मसला अवामी और सियासी हलकों में काफ़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है। एक तो तिरुपति का ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया और इन्वेस्टिगेशन में जो निकलेगा और उसके लिए वो लोग जो एक्शन लेना है वो लेना पड़ेगा। अगर ऐसे हर जगह धोखाधड़ी चलती है तो ये अच्छी बात नहीं है, भक्तों को भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि
हर लोग श्रद्धा से जाते हैं। अगर श्रद्धा से जाने वालों को ऐसी चीजें अगर उसमें मिलावट करके देते हैं तो ऐसे लोगों को शिक्षा होना चाहिए। और इसका जो कुछ भी है मैं ये कहूँगा कि जब रिपोर्ट आएगा उस वक्त इसको देखा जाएगा। कांग्रेस के रहनुमा और लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने अमेरिका में अपनी तकरीर के हवाले से बीजेपी की जानिब से आयद करदा इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी मेरे अमेरिका में किए गए बयानात के बारे में झूठ फैला रही है। राहुल गांधी ने अपने एक्स पर की गई पोस्ट में अपनी तकरीर का वीडियो क्लिप शेयर करते हुए कहा, मैं हिंदुस्तान और बैरून मुल्क के हर सिख भाई और बहन से पूछता हूं कि क्या मेरी बातों में कुछ गलत है? क्या हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क नहीं होना चाहिए जहां पर सिख और हर हिंदुस्तानी अपने मजहब पर बगैर किसी खौफ के आज़ादाना तौर पर अमल कर सके? उन्होंने मज़ीद कहा, बीजेपी हमेशा की तरह झूठ का सहारा ले रही है। वो मुझे खामोश करने के लिए बेचैन है क्योंकि वो सच बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन मैं हमेशा तनों में इत्तेहाद, बराबरी और मोहब्बत के इक़्तिदार के लिए आवाज़ उठाऊँगा जो हिंदुस्तान की शनाख्त है। First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him, for all religions. And what the RSS is basically saying is that certain states are inferior to other states. Certain languages are inferior to other languages. Certain religions are inferior to other religions. Certain communities are inferior to other communities. This is what the fight is about. We are of the opinion that whether you are from Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, all of you have your history, all of you have your tradition, all of you have your language, and every single one of them is as important as any other one. The fight is about what type of India we are going to have. Are we going to have an India where people are allowed to believe what they want to believe? People are allowed to respect what they want to respect, say what they want to say, listen to what they want to hear? Or are we going to have an India where only few limited people can decide what is going to happen? And the problem is these people don't understand India. वो समझ ही नहीं आती उनको. लिबनानी तहरीक हिजबुल्लाह ने शुमाली इजराइल के रामत डेविड एयरबेस पर मिसाइल हमला किया है, जो अक्टूबर 2023 में शुरू होने वाले तनाज़े के बाद इजराइल में हिजबुल्लाह का सबसे दूर इत्तफादा निशाना है। यह हमला लिबनान के मुख्तलिफ इलाकों में आम शहरियों की हलाकत का जवाब करार दिया गया है, जो 17 और 18 सितंबर को लिबनान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाके हुए थे, जिसके नतीजे में 37 अफराद हलाक और 30,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे, जिनमें ईरानी सफ़ीर मुस्तबा अमानी भी शामिल हैं। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि बैक वक्त हज़ारों मवासलाती आलात के फटने की वजह क्या थी। हिजबुल्लाह, लिबनानी हुकूमत और ईरान ने इन धमाकों का इल्ज़ाम इजराइल पर आयद किया है, जबकि इजराइल हुक्काम ने इस बारे में खामोशी इख्तियार कर रखी है। हिंदुस्तान ने पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन बांग्लादेश को 234 रन पर ढेर करते हुए 280 रन से फतह हासिल कर ली और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में 0-1 से बढ़तरी हासिल कर ली। चिन्नास्वामी स्टेडियम में बांग्लादेश ने चौथे दिन की सुबह 4 विकेटों पर 158 रन से खेल का आगाज़ किया। 53वें ओवर में रविचंद्र अश्विन ने शकीबुल हसन को 25 रन पर आउट करके पहली कामयाबी हासिल की। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने लिटन दास को 1 रन पर पवेलियन भेज दिया। बांग्लादेश की दीगर खिलाड़ी मेहदी हसन मिराज 8 और तस्किन अहमद 5 भी जल्दी आउट हो गए। 97वें ओवर में जडेजा ने कप्तान नजमुल हसन संतो को 82 रन पर आउट किया, जिसके बाद हसन महमूद 7 को अश्विन ने बोल कर इनिंग का खात्मा किया। हिंदुस्तान के जानिब से अश्विन ने 6 विकेटें हासिल की, जडेजा ने 3 विकेटें हासिल की, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। आखिर में हेडलाइंस फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का 28 सितंबर को हैदराबाद दौरा, इंतजामात का जायजा।
ओवैसी का मोदी पर तनकीद, मणिपुर में तशद्दुद की सूरत हाल नजरअंदाज। बिहार में जमीन के सर्वे के लिए नीतीश कुमार हुकूमत का अहम फैसला। हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को 280 रनों से शिकस्त दी। 1 TV उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।